गुड मॉर्निंग डियर्स। आज स्वागत है आपका हिंदी के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग करीब 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके एडिशनल फैक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा पर नीरजा, निहार, रश्मि, यामा किस पर मिला हुआ था? यदि सही उत्तर की बात करें तो हमने कहा यामा। यामा एक ऐसी पुस्तक थी जिस पर हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। अच्छा, बात की जाए नीरजा, रश्मि, निहार की, तो ये तीनों के तीनों पुस्तक, मतलब अगर इनकी चारों की बात की जाए तो चारों के चारों पुस्तकें जो लिखी गई थी वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा ही लिखी गई थी। लेकिन यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य का जो है कि पुरस्कार होता है, 1982 ईस्वी में यामा के लिए इनको, महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? आ, अ, इत्रा, त्रा। आप लोग सोचें। यदि आपने जवाब दिया होगा आ, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप में से कई लोगों ने त्रा जवाब दिया होगा, इत्रा जवाब दिया होगा, तो ध्यान से समझिए क्यों आ इसमें आंसर है। ध्यान समझिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा हो तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमको मूल शब्द पर फोकस करना है। किस पे? मूल शब्द पे। और बार बार आपको मूल शब्द बताते हैं। अब मूल शब्द के बाद जो लगता है ये होता है प्रत्यय, और मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो अब यहाँ मूल शब्द, सुमित्रा में मूल शब्द आपको दिख रहा होगा, इसमें मूल शब्द है मित्र। ठीक है ना। जब मित्र शब्द लगा है तो मित्र शब्द के पहले क्या लगा है और मित्र शब्द के बाद, ये अब आपको मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी। आपने कहा मित्र के पहले सु लगा हुआ है और मित्र के बाद आ लगा हुआ है। मित्र में आ लगा तो मित्रा, सुमित्रा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रत्यय जो है वो आ प्रत्यय लगा हुआ है, और आपने कहा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। जब क्रिया में कोई प्रत्यय लगता है तो हम कहते हैं वो कृत प्रत्यय है, लेकिन क्रिया के अलावा कहीं और अगर प्रत्यय लगता है तो हम कहते हैं वह तद्धित प्रत्यय होता है। और क्रिया के में लगने वाला प्रत्यय जब लग जाता है तो वो शब्द कृदंत कहलाता है, और जो है कि तद्धित प्रत्यय से बना शब्द जो होता है वो तद्धितांत कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया। चलिए अगला प्रश्न। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन? उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है कि साकेत महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, वैतालिक शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, है ना। ये सारी रचनाएं जो हैं वो जो है कि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अब यदि बात करें हम जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं कुसुम, झरना, आंसू, लहर, चित्राधर, कानन कुसुम, है ना। ये सारी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अब यदि हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, तो सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या और लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, है ना। ये सारी रचनाएं जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। और यदि बात करते हैं नागार्जुन जी की, तो नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो आपकी हो जाती हैं खून और शोले, चना जोर गरम, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं नागार्जुन जी की हो जाती हैं। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? अच्छा, जब इन्होंने सरल वाक्य पूछा इसका मतलब हुआ कि भाई ये सरल वाक्य नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक है। चलिए
हमने कहा जब वाक्य की इन्होंने चर्चा करी तो वाक्य जरा हम समझ लेते हैं कि वाक्य कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आपने कहा सर वाक्य जो है दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है सरल, एक होता है मिश्र और एक होता है संयुक्त। ठीक है, चूंकि यहाँ पे सरल मिश्र संयुक्त की ही चर्चा की गई है तो यही तीन अभी समझते हैं हम। बस इतना ध्यान रखिए कि रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे होते हैं 8। वाक्य के भेद में बहुत महत्वपूर्ण सवाल, रचना के आधार पर वाक्य 3, अर्थ के आधार पे वाक्य 8। रचना के आधार पे कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। अब सरल की चर्चा कर लेते हैं। तो सरल जो वाक्य होते हैं, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी इसमें किंतु, परंतु, की, अतः, इसलिए, एवं, अथवा, है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है। जो, जिनके, जिसके लिए, इन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधे सीधे जब वाक्य होता है तो हम कहते हैं सरल वाक्य हो जाता है। वह बाजार जा रहा है, वो सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहा है ना, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। अब आते हैं मिश्र वाक्य पे। तो आपने कहा मिश्र वाक्य जो होता है वो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रमुख जो पहचान है वो है जो, जिनका, जिसके लिए, है ना। इस प्रकार के जब शब्दों का विभेद आपको नजर आता है वाक्य में तो आप कहते हैं भाई मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य ही है। अब अगला जो संयुक्त वाक्य है इसके 4 शब्द हैं पहचान। अब देखिए सरल वाक्य तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, कन्फ्यूजन जो होता है वो मिश्र और संयुक्त में होता है। तो अब संयुक्त वाक्य की एक पहचान आप जो है कि अगर जान जाते हैं तो आप मिश्र और संयुक्त में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। संयुक्त वाक्य में 4 शब्द हैं आपके पास। 4 शब्द क्या हैं? 4 शब्द है और, या, किंतु, अतः। ठीक है, ये 4 शब्द हैं आपके पास। और का मतलब इसके साथ एवं हो, तथा हो, है ना, तब भी या के साथ अथवा हो, किंतु हो, परंतु हो, पर हो, अतः हो, इसलिए हो, अतएव हो। ठीक है, मतलब 4 शब्द जान लीजिए केवल, और, या, किंतु, अतः, और, या, किंतु, अतः, ये 4 शब्द अगर आ गए तो ये है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। अगर नहीं आते हैं, अगर आपको लगता है मिश्र संयुक्त में कन्फ्यूजन है तो ये 4 शब्द ढूंढ लीजिए, और, या, किंतु, अतः। अगर ये नहीं है तो मिश्र ही होगा, कन्फर्म है। अब बाकी सरल वाक्य आप आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो सरल और मिश्र और संयुक्त, जैसे मिश्र का भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। मिश्र का उदाहरण ये है कि वह आदमी जो बैठा है वह मेरा भाई है। तो जो बैठा है ना, उसने कहा कि तुम यहाँ रुको मैं आ रहा हूँ, तो आपने कहा कि का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है ना। तो ये सारे मिश्र वाक्य उदाहरण हो गए। अब संयुक्त वाक्य में उदाहरण एकदम बिल्कुल सिंपल, वह आया और मैं गया। ठीक है, उसने आने के लिए कहा किंतु नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। चलिए अब इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे ये बता दीजिए कि ये जो है कि वाक्य कौन सा है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, कौन सा है। तो आपने कहा भाई यहाँ पे और, तथा, और, या, किंतु, अतः इसका प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे जो का प्रयोग साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है, और जैसे ही जो दिखा हमने कहा भाई ये मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य है तो इसको सरल वाक्य बनाना है। तो हमने कहा सरल वाक्य में और, एवं, किंतु, लेकिन, परंतु, जो, जिसके, जिनके लिए, कि ये सब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा जो कवि लोग, अब इनको सरल वाक्य बनाना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहे हैं जो कवि लोकप्रिय होते हैं, आपने कहा भाई जो का प्रयोग ही नहीं होना है सरल वाक्य में। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। तो आपने कहा और संयुक्त वाक्य में आता है। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए, तो आपने कहा इसलिए संयुक्त वाक्य में आता है। तो ऑप्शन कौन बचता है? बी। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, मतलब भाव नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो यही पूरा सेंटेंस, इसका भाव नहीं बदलना चाहिए। इसको हम सरल में कैसे लिख सकते हैं? तो हमने कहा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहे हैं सरासर में कौन सा समास है? सरासर, तो आपने कहा द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। यदि आपने सुना है अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा भाई अव्ययी भाव समास कैसे हो जाएगा? तो आपको ये बताया गया सरासर का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। आप कहते नहीं आ जन्म,
आजन्म, आजन्म का मतलब जन्म से लेकर के, ये भी अव्ययी भाव होता है। भर पेट यानी या फिर पेट भर, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। उसी प्रकार से सरासर मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। अब चर्चा करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें जो है कि और जब इनका हम विग्रह करते हैं तो और या इस प्रकार के जो है कि भाव निकलता है, ठीक है ना। जैसे रुपया पैसा, और प्रायः इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, प्रायः लगा होता है, हमेशा नहीं लगा होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है द्वंद्व समास। इसके बाद द्विगु समास जो होता है वो भाई इसमें संख्यावाची उपसर्ग रूप में लगा हुआ होता है, समाहार होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या आपका, ये आपका द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके बचता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में इतना जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी आपको कारक का प्रयोग नजर आ जाए तो आप कह दीजिए वो तत्पुरुष समास है। और समास की बात कर लेते हैं भाई। तो समास कितने होते हैं, समास होते हैं आपके पास 6। कितने होते हैं समास, समास होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला हो जाता है अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है भाई, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब दूसरा आता है कर्मधारा, कर्मधारा में उत्तर पद प्रधान यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। आता है तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। आता है द्विगु, तो आपने कहा द्विगु में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। अब आता है द्वंद्व, तो आपने कहा द्वंद्व में जो है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, 1 और 2 दोनों पद प्रधान होते हैं। अब अंतिम होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है, चलिए अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो आपने कहा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, लिखवाया। ध्यान समझिएगा, हमने कहा ये इसका डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ना, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। देखिए ना, मैंने रमेश से पत्र, मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, यानी कर्ता जो है क्रिया जो करवाता है वो किसी और से करवाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। लिखवाया, पढ़वाया, चलवाया, है ना, तो आपने कहा ये हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, तो हम समझ गए। अब ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, तो आपने कहा अनुकरणात्मक क्रिया वो होता है कि जहाँ पर किसी ध्वनि के अनुकरण पर कोई क्रिया बन जाए। जैसे वह खट खट करके आ रहा है, खट खट, है ना। जैसे भन भनाना, भन भन से भन बनाना, झन झन से झनझनाना, थप थप से थपथपाना। तो मतलब जब किसी ध्वनि के अनुकरण पर, ध्वनि के अनुकरण पर जब कोई क्रिया बन जाता है, अब खट खट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना, है ना। इसके बाद भन भन से भन बनाना, झन झन से झनझनाना, सन सन से सनसनाना। तो ये जो है कि ध्वनि का जब अनुकरण होता है तो वहाँ अनुकरणात्मक क्रिया होता है। बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। तो हमने कहा भाई कि जब संज्ञा या विशेषण से कोई जो है क्रिया बनता है तो उसे हम कहते हैं क्या, नाम धातु क्रिया। जैसे शर्म, शर्म ये क्या है भाई, ये संज्ञा है। शर्म से शर्माना, शर्म से शर्माना। हमने कहा हाथ, हाथ से हथियाना, लात, लात से लतियाना, गरम, गरम से गरमाना, ठीक है। तो जब हम कहते हैं संज्ञा या विशेषण से कोई क्रिया जनरेट होता है तो हम उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आती बारी संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया भाई वह भागने लगा, तो आपने कहा भागने और लगा, ठीक है। भागना और लगना दो क्रियाएं आपस में एक साथ आ गई, तो इसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब अगर हम कहते हैं वह भाग गया, तो हमने कहा भागना और गया मतलब जाना, दोनों के दोनों इसमें क्रियाएं आ गई, ठीक है। हमने कहा बुला लिया, तो बुलाना और लेना, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्रियाएं हो गई एक साथ में। तो जब एक साथ में एक से अधिक क्रियाएं हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है, व्रज है, अवधी है, भोजपुरी है या फिर खड़ी बोली है।
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो पद्मावत रची गई है वो रची गई है अवधी भाषा में। अब ये भी समझ लीजिए कि जो रामचरितमानस है वो रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी तो है ही है। ये जो जायसी जी थे, जायसी जी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि रहे हैं। ठीक है। और रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है इसमें, किसमें? पद्मावत में। ठीक है। और यह कड़वक पद्धति में लिखी गई है, किसमें? कड़वक। अच्छा, ये भी समझिए आप कि कड़वक पद्धति में आपका रामचरितमानस जो है वो भी कड़वक पद्धति में ही रचित की गई है। ठीक है। अब बात आती है जायसी जी की अन्य रचनाओं की, तो आप कहते हैं जायसी जी की अन्य रचनाएं जो हो जाती हैं वो पद्मावत के साथ अखरावट हो जाती हैं। ठीक है। अखरावट हो जाती है, आखिरी कलाम हो जाती है, चित्ररेखा हो जाती है, कहरानामा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है दिक् धन दर्शन। देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। जब कभी व्यंजन से कोई व्यंजन मिल जाए या फिर स्वर मिल जाए, ठीक है, व्यंजन एक जगह रहे अगर रहता है तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अब यहाँ पे एक नियम काम करता है कि भाई क जा करके ये गौ कैसे बन गया। ठीक है ना। तो आपने कहा ऐसा है कि नियम ये कहता है कि यदि किसी वर्ड का पहला वर्ड, किसी वर्ग का पहला वर्ड यानी क च ट त प, इनके साथ अगर किसी स्वर का मेल हो जाए या फिर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ड का मेल हो जाए या फिर य र ल व से मेल हो जाए, तो फिर जो ये क होता है ना ये अपना अपने का ही तीसरा हो जाता है। यानी क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा और त का द हो जाएगा और जो है कि ये चीज़ें हो जाती हैं, प का ब हो जाएगा। तो आपने कहा कि क से ग होने का जो नियम होता है, क के बाद देखिए द आ गया, त थ द तीसरा वर्ड आ गया, तो जब क के बाद तीसरा वर्ड आ गया तो ये क जो है अपने का तीसरा हो जाएगा, यानी क ख ग, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं संधि की। तो संधि के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं तीन। कितने होते हैं भाई? वो होते हैं तीन। तीन कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब व्यंजन और विसर्ग के केवल नियम होते हैं, लेकिन स्वर संधि के भेद होते हैं। भेद होते हैं कितने? 5। कौन कौन से होते हैं भाई? तो आपने कहा दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि का नियम कहता है कि एक से अधिक स्वर, समान प्रकार का स्वर आपस में मिलते हैं तो अपने का दीर्घ हो जाता है। यानी अ मिला तो आ मिला तो आ, छोटी ई बड़ी ई मिली तो बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई मिली तो बड़ी ई, बड़ी ई मिली तो बड़ी ई, छोटी ई मिली तो बड़ी ई। मतलब कुल मिला के समान प्रकार के जब स्वर आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ हो जाते हैं। यही दीर्घ संधि का नियम है। गुण संधि क्या कहते हैं? अ धन ई मिले तो ए हो जाता है ना। अ और ई मिले तो ए हो जाता है और अ और उ मिले तो ओ हो जाएगा और अ धन री ऋषि मिले तो वो अर हो जाता है। ठीक है, ये गुण संधि का नियम है। और यह संधि में ठीक उल्टा है, जो अ और ई मिला है अब वो ई धन अ मिलता है तो ई धन अ मिलता है तो यह, उ धन अ मिलता है तो वह और री धन अ मिलता है तो र हो जाता है। बात आती है वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में अ या आ के साथ ए या ए मिले तो ए हो जाएगा और अ या आ के साथ ओ या औ मिले तो औ हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि संधि का नियम है। और अयादि संधि का नियम ये कहते हैं ए या ए के साथ अ आए तो अय, और आय के साथ अ आए तो आय, ओ के साथ अ आए तो औ के साथ अ आए तो आव हो जाता है। अय आव, अय आय और आव हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो जाता है आपका संधि। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद, 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 सब में आशीर्वाद लिखा है। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आपने कहा ये वर्तनी बिल्कुल सही हो जाती है। आशीर्वाद। कुछ और भी वर्तनियाँ पूछी जाती हैं आपसे, जैसे उज्ज्वल। तो ये देखिए उज्ज्वल का सही जो है आधा ज फिर आधा ज फिर पूरा व। ठीक है। इसके बाद जो है श्रृंगार। तो श्रृंगार में ध्यान रखिएगा, जैसे ही नीचे जो है कि री ऋषि लगता है वैसे ही यहाँ की जो लाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये नहीं रहता है। अच्छा, शमशान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप देखिए इस तरीके से शमशान लिखिएगा, पहला वाला श पूरा नहीं रहता है, शमशान। सही है ना। और हिरण्यकशिपु आपसे पूछा जाता है तो हिरण्य, ये हिरण्य हो जाता है, ये यह है
और क शी बड़ा श और फिर प पे छोटा उ की मात्रा हिरण्यकशिपु। इसी प्रकार के वर्तनीय ढेर सारे होते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस में रखें। अगला प्रश्न, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा खाना, धोखा देना, होली खेलना, आंख में धूल डालना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि भाई आंख में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। श का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपने कहा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो यदि श का उच्चारण स्थान आपने तालु चुना तो बिल्कुल सही जवाब है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है जो वर्ड हम जो है बोल रहे हैं उनका उच्चारण हमारे जो है कि गले से मुंह तक लेकर किस अंग से हो रहा है। तो श का उच्चारण तालु से होता है, तलवे से होता है। हमारा जीभ के ऊपर जो तलवा होता है उस तलवे से होता है, तो उसको हम कहते हैं तालु। अब तालु से कौन कौन से? तो आपने कहा च वर्ग जो होता है, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, ये सारे तालु से बोले जाते हैं। और ई जो होता है, छोटी ई बड़ी ई, ये भी तालु से बोला जाता है। और श जो होता है वो भी तालु से बोला जाता है। अब दंत की चर्चा करें तो त वर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाता है। स हो गया और ल हो गया, ये भी तालु से बोला जाता है। मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग जो होता है यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये मूर्धा से बोला जाता है। इसके अलावा र हो गया, री, ऋषि हो गया, इसके अलावा खटकोड़ वाला श हो गया, ये सब जो है कि मूर्धा से बोले जाते हैं। और कंठ से बोले जाते हैं आपके क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, और इसके बाद अ, आ, ठीक है ना, और अह जो होता है वो भी, और ह हो गया, ये भी आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, बीच में एक आध और बच रहा है। हाँ, प वर्ग बच रहा है। प वर्ग जो होता है वो प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोला जाता है। और आपने कहा इसके अलावा उ जो होता है स्वर में, वो भी ओष्ठ से बोला जाता है। इनके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे आपने कहा भाई कि जो संयुक्त वाले हो जाते हैं ए, अभी कल वाले वीडियो में आपको बताया था ए जो होता है वो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना होता है। अ धन ई बराबर ए, जैसा कि संधि में बताया अ धन ई बराबर ए, तो अ जो होता है कंठ से होता है, ई जो होता है तालु से होता है, इसलिए इसके कंठ तालु कहते हैं। ठीक है, और जो ओ अ होता है तो आपने कहा ओ कंठ से, अ कंठ से निकलता है और ऊ ओष्ठ से निकलता है, तो उसको हम कहते हैं कंठोष्ठ से होता है। ठीक है ना, इसको कंठोष्ठ उच्चारण स्थान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है ना, तो आपने कहा हाथी जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो हस्ती हो जाता है। क्या हो जाता है? हस्ती हो जाता है। अब बात करते हैं तत्सम तद्भव की। तो तत्सम तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए और सीधे हुबहू ऐसे प्रयोग में आने लगे तो वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जब उसका हिंदी रूपांतरण हम कर देते हैं, रूपांतरण होकर जो शब्द प्रयोग में आता है वो होता है तद्भव शब्द। ठीक है ना, जैसे तत्सम तद्भव हम देख लेते हैं। जैसे गर्दभ तत्सम होता है। अब मैं इधर जो है कि संस्कृत बोलूँगा, इधर हिंदी बोलूँगा। ठीक है, ये गर्दभ मैंने बोला तो गर्दभ का मतलब गधा होता है। महिष का मतलब भैंस होता है। गोमय का मतलब गोबर होता है। शलाका मतलब सलाई। भुषुंडी मतलब बंदूक। ठीक है, आर्द्रक मतलब अदरक। त्वरित मतलब तुरंत, है ना। ये तत्सम और तद्भव, इधर देखिए सारे संस्कृत थे, इधर सारे हिंदी थे। ठीक है, तो कुल मिला के शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हैं कि संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं और हिंदी वाले जो होते हैं तद्भव होते हैं। कल मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए थे कि अगर छ छतरी आ जाए तो समझ लीजिए क्या है भाई, ये है तत्सम। बड़ा श आ जाए तो समझ जाइए तत्सम। पेटफरुआ स आ जाए तो तत्सम। री ऋषि आ जाए तो तत्सम। उड़ंतुआ र आ जाए तत्सम। तिरंतुआ र आ जाए तो तत्सम। वह वकील आ जाए तो तत्सम। ठीक है, इनकी पहचान करने के लिए ये आपके लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो आपने कहा पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो आपने कहा जब किसी तीसरे का जो है कि बात कर दिया जाए तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। बिल्कुल सिंपल सा जवाब। अगला, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपने कहा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा भाई? जयशंकर प्रसाद। आपने कहा भाई कि ऐसा है
जयशंकर प्रसाद जी कामायनी एवं महाकाव्य के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं और जैसे आंसू, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, ये सारे के सारे रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, सु, अधनसु, इत, कौन सा है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, असुरक्षित, फिर मैंने आपको बताया कि पहले हम मूल शब्द चर्चा करेंगे। मूल शब्द, असुरक्षित में मूल शब्द क्या है, और इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। तो इसमें असुरक्षित में मूल शब्द क्या है? इसमें है रक्षा। मूल शब्द रक्षा है और रक्षा में इत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके पहले अ और सु, ये दोनों के दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। तो असुरक्षा इत, तो रक्षा में इत लगा तो रक्षित हो गया, और अ और सु ये उपसर्ग हो गया। और इत अगर हमसे चर्चा करते हैं कि प्रत्यय कौन सा है, तो आप कहेंगे इत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अधनसु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कृषाण, अनिल, हुताशन, वहनी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। अनिल जो होता है वो वायु का होता है ना, वायु का होता है। यहीं पे अगर अनल लगा होता है तो अनल जो है कि अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन अनिल जो होता है वो वायु का पर्यायवाची होता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, हवा के मतलब वायु का पर्यायवाची और होते हैं हवा, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, है ना, पवन, ये सारे वायु के पर्यायवाची होते हैं। अग्नि की बात करें तो कृषाण, हुतासन, वहनी, है ना, ये तो हो ही गए। इसके बाद अनल होता है, वायु सखा होता है, दहन होता है, धूमकेतु होता है, ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई जो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है? तो आपने कहा योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम तो बिल्कुल सही जवाब है। जो है कि सेमी कॉलन होता है वो अर्धविराम होता है। अगर ये कॉलन अगर लगा दिया था ये, तो ये हो जाता है उपविराम, और ये पूर्ण विराम आप जानते हैं, और इसे कहते हैं अल्प विराम, कॉमा को, ठीक है ना। अल्प विराम हो गया। निर्देशक चिन्ह क्या होता है भाई? निर्देशक चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक है ना, हेडिंग डालते हैं आप। और योजना विराम चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, ये योजना विराम चिन्ह होता है। कामता प्रसाद गुरु जी ने कितना माना है भाई? 20 माना हुआ है विराम चिन्हों की संख्या। अगला प्रश्न कह रहे हैं कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की चाहत रखता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये कोई जो है, ये दोनों कोई क्या है, इनके संबंध में कौन सी बात गलत है? तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं है क्या चीज़। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो कोई आदमी, जब ये आदमी क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा के पहले कोई शब्द आ जाता है तो ये विशेषण होता है, और इसको हम कह देंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे कोई संतान की मतलब अब कोई आदमी धन की चाहत रखता है, और यहाँ पे क्या है? कोई आदमी संतान की। अब आदमी को ये खा गया, यानी खा गया का मतलब क्या हो गया? उस आदमी मतलब वो संज्ञा के जगह पे ये प्रयोग हो गया, तो ये विशेषण नहीं, ये सर्वनाम है ना, ये सर्वनाम हो जाएगा। ये है विशेषण, ये है सर्वनाम। अब देखते हैं इसमें गलत बात क्या कही गई है। प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, हमने कहा नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ दोनों बार कोई शब्द सर्वनाम नहीं है, ये वाला विशेषण है, ये वाला सर्वनाम केवल है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में हो सकता है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। यही उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? अभी हमने आपको बताया अधन ई बराबर ए होता है, और अ के साथ आ भी लगा होता है तब भी बात वही होती है। तो महाधन ईश आधन ई बराबर ए हो जाएगा, तो हो जाएगा महेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? यह अंतिम प्रश्न आपका है। इस अंतिम प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप में लिखेंगे। जो आपको आता है ये पूर्णतः विस्तृत रूप में आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कोई अगर समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और कोई दिक्कत होता है तो आप जो कोचिंग का ग्रुप है, कोचिंग ग्रुप में भी जो है डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।